सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी एग्जाम की। अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पूर्व मध्यकालीन भारत। हम अर्ली मिडाइवल इंडिया या कह सकते हैं प्री मिडाइवल इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत राजपूत राजवंश, राजपूत डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में अध्ययन किया था। उस लेक्चर में दोस्तों हमने राजपूत राजवंश के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल वंश के बारे में चर्चा की थी। दोनों ही वंश काफी इंपॉर्टेंट है। यदि वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर से देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम राजपूत राजवंश के अंतर्गत चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, चौहान डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे कई ऐतिहासिक ग्रंथ हुए हैं दोस्तों जिनमें हमें चौहान वंश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, इनकी परंपराओं के बारे में जानने को मिलता है। साथ ही साथ कई कथाएं हैं इनके बारे में फेमस। तो आइए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। हम चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, चौहान वंश। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेडिंग डालेंगे चौहान वंश। चौहान वंश। फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें कि कौन है चौहान वंश के संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। किसने स्थापना की थी? वासुदेव के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी। राजधानी, तो चौहान वंश की राजधानी क्रमबद्ध रूप से बदलती रही थी। प्राचीन समय में जब चौहान वंश की शुरुआत हो रही थी उस समय राजधानी अहिच्छत्र हुआ करती थी। अहिच्छत्र, ठीक है। अहिच्छत्र से बदलकर चौहान वंश की राजधानी शाकंभरी को बनाया गया था। शाकंभरी काफी फेमस, यहीं से चौहान वंश को शाकंभरी के चौहान वंश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। शाकंभरी राजधानी थी इनकी किसी समय पर चौहान वंश की। उसके बाद में चौहान वंश की राजधानी अजमेर बनी थी और अजमेर काफी समय तक, काफी लंबे समय तक राजधानी बनी रही थी। चौहान वंश के ही एक शासक हुए थे अजयराज द्वितीय। इन्हीं के द्वारा अजमेर को राजधानी बनाया गया था। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह इन्होंने अजमेर को राजधानी बनाया। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चौहान वंश के संस्थापक, फाउंडर कौन हुए? वासुदेव हुए। राजधानी इनकी अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र से बदली शाकंभरी में और शाकंभरी से चेंज हुई अजमेर में, ठीक है। अब कुछ साक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं कि चौहान वंश के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं। प्रमुख साक्ष्य जो कि चौहान वंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं, ठीक है। तो प्रमुख साक्ष्य हैं विग्रहराज द्वितीय जो कि चौहान वंश के ही शासक रहे थे। विग्रहराज द्वितीय का हर्ष अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख में हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके द्वारा बनाया गया था यह अभिलेख? तो विग्रहराज द्वितीय शासक थे, ठीक है। एक और है साक्ष्य सोमेश्वर भी शासक है चौहान वंश के। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख, ठीक है। तो ये दो साक्ष्य हो गए दोस्तों जो हमें चौहान वंश के बारे में बताते हैं, चौहान वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कौन कौन से? विग्रहराज द्वितीय का हर्ष अभिलेख और सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख। आई होप दोनों चीजें नोट डाउन कर ली होगी। आइए अब हम बात करते हैं चौहान वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। कौन कौन रहे प्रमुख शासक? प्रमुख शासकों का नाम नोट डाउन करेंगे।
चौहान वंश काफ़ी शक्तिशाली डायनेस्टी थी, सारे ही शासक काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन हम यहाँ पे प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रमुख शासक, पहला नाम लिखेंगे वाक्यपति राज। वाक्यपति राज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे मैं अभी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखिएगा इन्हें। वाक्यपति राज प्रथम, सिद्धराज, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पूरा लिखेंगे अजयराज द्वितीय। सारे ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी से भी फैक्ट पूछा जा सकता है चौहान वंश के बारे में। ठीक है, अजयराज द्वितीय, अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ फोर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये सारे प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन हुए? वाक्यपति राज प्रथम, सिद्धराज, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज द्वितीय, अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। सभी के नाम नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्रमबद्ध रूप से। हर एक शासक के बारे में जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम वाक्यपति राज के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों, थोड़े थोड़े फैक्ट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य हैं। वाक्यपति राज ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो दोस्तों चौहान वंश के जो शुरुआती शासक हुए थे, जो पहले शासक हुए थे चौहान वंश के शुरू के, उन शासकों द्वारा चौहान वंश को किसी के अधीनस्थ ही शासित किया जाता था। अधीनस्थ शासित किया जाता था अर्थात ये चौहान वंश किसी बड़े राजवंश का सामंत हुआ करता था। किस राजवंश का सामंत हुआ करता था चौहान वंश? तो चौहान वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा के अधीनस्थ था चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश के जो प्रारंभिक शासक हुए थे वे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के सामंत हुआ करते थे। उनके अधीन रहकर चौहान वंश को, चौहान डायनेस्टी को चलाया करते थे। वाक्यपति राज प्रथम पहले ऐसे शासक हुए चौहान वंश के जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश से, इनके शासकों से चौहान वंश को स्वतंत्र करवाया और स्वतंत्र सत्ता के रूप में चौहान वंश की स्थापना करी और चौहान वंश का शासन सुचारू रूप से चालू किया। कौन थे? वाक्यपति राज प्रथम। इसीलिए चौहान वंश का एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक वाक्यपति राज को कहा जाता है। तो सारे पॉइंट वाक्यपति राज के बारे में नोट डाउन करेंगे। वास्तविक संस्थापक, ठीक है, ऐसे संस्थापक पूछा जाए तो वासुदेव, वे भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चौहान वंश के संस्थापक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चौहान वंश के फाउंडर कौन है, चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव पे ही टिक करेंगे क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। वासुदेव के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बाई चांस कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप याद रखेंगे वाक्यपति राज प्रथम चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक है। क्यों वास्तविक संस्थापक है? क्योंकि चौहान वंश को स्वतंत्र रूप से चलाने वाले शासक हुए थे वाक्यपति राज प्रथम। उसके पहले चौहान वंश किसी अन्य राजवंश के अधीनस्थ होकर कार्य कर रहा था, किसी अन्य राजवंश का क्या था? सामंत था। कौन सा राजवंश था? गुज्जर प्रतिहार राजवंश था, गुज्जर प्रतिहार वंश था, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी, सारा नोट डाउन करेंगे दोस्तों, जैसा मैं बोल रही हूँ एज इट इज नोट डाउन करेंगे। आइए बात करते हैं सिद्धराज के बारे में। तो सिद्धराज भी काफी शक्तिशाली और प्रमुख शासक हुए थे चौहान वंश के। सिद्धराज के ही उत्तराधिकारी हुए थे विग्रहराज द्वितीय। कौन थे? उत्तराधिकारी थे, विग्रहराज उत्तराधिकारी थे आपके विग्रहराज द्वितीय। सिद्धराज के बारे में लिखेंगे, चौहान वंश के शक्तिशाली शासक सिद्धराज के उत्तराधिकारी हुए थे विग्रहराज द्वितीय। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिद्धराज के
उत्तराधिकारी कौन थे या सिद्धराज के बाद में चौहान वंश का शासन किसने संभाला था? तो विग्रहराज द्वितीय के द्वारा संभाला गया था। तो दोनों पॉइंट लिखेंगे सिद्धराज के बारे में। आइए विग्रहराज के बारे में पढ़ते हैं। विग्रहराज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विग्रहराज द्वितीय जिनके द्वारा अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के शासकों को परास्त किया गया था। कौन शासक थे? मूलराज, जो कि अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के संस्थापक रहे थे। ठीक है, हमने पढ़ा था जब हमने सोलंकी वंश या फिर अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था। यदि वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो शायद समझ में ना आए, लेकिन जिन्होंने वो लेक्चर देखा तो उनके माइंड में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। विग्रहराज द्वितीय का युद्ध किसके साथ होता है? इनका युद्ध होता है मूलराज के साथ में। मूलराज कौन थे? ये चालुक्य वंश की सोलंकी शाखा या अनिलवाड़ा शाखा के संस्थापक थे, वहां के शासक थे। मूलराज को विग्रहराज द्वितीय के द्वारा परास्त कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय के बारे में ये पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? विग्रहराज द्वितीय के बारे में मृगकच्छ या मृगकच्छ स्थान पर, गुजरात का स्थान है दोस्तों ये मृगकच्छ, इसे कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने आशापुरा, जो काफी फेमस टेम्पल है, आशापुरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण। ठीक है, 2 पॉइंट नोट करेंगे विग्रहराज द्वितीय के बारे में। प्रथम कि इन्होंने चालुक्य वंश की सोलंकी शाखा या अनिलवाड़ा शाखा के शासक मूलराज के साथ में युद्ध किया था, जिसमें मूलराज परास्त हो जाते हैं, विग्रहराज द्वितीय जीत जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने गुजरात के मृगकच्छ या जो अभी कच्छ के नाम से फेमस है, उस स्थान पर एक बहुत बड़े टेम्पल का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा, जिसका नाम है आशापुरा देवी मंदिर। इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? आपके विग्रहराज द्वितीय ने। इनके बारे में बस इतने ही फैक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम डालेंगे अब हेडिंग। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। पृथ्वीराज प्रथम ये भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने जैन मंदिरों के ऊपर, जैन मंदिरों जो जैन टेम्पल्स होते हैं दोस्तों, जैन मंदिरों के ऊपर सोने के कलश चढ़वाए थे। सोने के कलश ये रखवाए थे। ठीक है, कलश चढ़वाए थे। किन्होंने? पृथ्वीराज प्रथम ने। इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी। इनकी फेमस उपाधियां कौन कौन सी थी? तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य के शासकों की भांति परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। तीनों ही उपाधियां लिखेंगे। परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज प्रथम ने। इन्होंने जैन मंदिरों के ऊपर सोने के कलश को चढ़वाया था, ये कार्य किया था इन्होंने। आइए नेक्स्ट शासक के बारे में जानते हैं, जो कि अजयराज द्वितीय। अजयराज द्वितीय। तो दोस्तों इन्होंने राजस्थान में अजमेर नगर को बसाया था। अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूछा जाता है अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश के शासक अजयराज द्वितीय के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। स्थापना की साथ ही साथ इन्होंने अजमेर को चौहान वंश, चौहान साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौहान वंश या चौहान साम्राज्य की राजधानी अजमेर की स्थापना किसने की थी, या अजमेर को चौहान साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? दोनों का ही आंसर है अजयराज द्वितीय के द्वारा। याद रखेंगे, थोड़ा सा इजी है याद रखने का। अजमेर में अज आता है और अजयराज में भी अज आता है, इससे आप याद रख लेंगे। अजमेर चौहान वंश की राजधानी थी, काफ़ी फेमस थी। इससे याद रह जाएगा आपको कि अजमेर का नाम आएगा, वहीं याद रह जाएगा कि चौहान वंश की राजधानी कभी ना कभी रही थी। शासक अजयराज द्वितीय। ठीक है, नंबर भी याद रखेंगे। अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी। आइए नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिनका नाम है अर्णोराज। अर्णोराज।
अर्णोराज ये वे शासक हुए चौहान वंश के दोस्तों जिन्होंने महमूद गजनवी, जिनके बारे में हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जान लीजिए आप महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी दोस्तों ये मध्य अफगानिस्तान के क्षेत्र में शासन करते थे। वहाँ का राजवंश था गजनी राजवंश, वहाँ पर ये शासन किया करते थे मध्य अफगानिस्तान के क्षेत्र में। भारत के राज्य क्षेत्र को जीतने तथा यहाँ के धन को जीतने के पर्पज से ये इंडिया में आते हैं। इन्होंने सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी हमला किया था। कई सोना वहाँ से लूट कर ले गए थे महमूद गजनवी। तो अर्णोराज, चौहान वंश के जो अर्णोराज शासक थे, इन्होंने महमूद गजनवी को परास्त किया था। ठीक है, इनके बीच में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है जिसमें अर्णोराज जीत जाते हैं और महमूद गजनवी को परास्त कर देते हैं। परास्त किया, पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, पूरा लेक्चर रहेगा महमूद गजनवी के बारे में। ये इंडिया आए थे, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, वहां पर हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो परास्त किया था, किसने किया था? अर्णोराज के द्वारा परास्त किया गया था। अर्णोराज के द्वारा राजस्थान के पुष्कर तीर्थ स्थान पर, पुष्कर तीर्थ राजस्थान में ये है जगह पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ में ब्रैकेट में राजस्थान भी लिख लेंगे दोस्तों, ओके, ताकि याद रहे, में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, का निर्माण। देखिए दोस्तों, सारे ही चौहान वंश के जो शासक थे काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, काफी अच्छे शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो पुष्कर तीर्थ जो कि राजस्थान में एक स्थान है, वहां पर अर्णोराज के द्वारा एक टेम्पल का निर्माण किया जाता है। उस टेम्पल का नाम है वराह मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे, वराह मंदिर। अर्णोराज के द्वारा एक फेमस झील है, उसका निर्माण किया गया था। झील का नाम लिखेंगे अर्णो सागर, या फिर अभी उसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्ना सागर। अन्ना सागर, ठीक है, तो दोनों ही नाम पूछे जा सकते हैं, अर्णो सागर या अन्ना सागर। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम से ही हमें याद रह जाएगा, अर्णो सागर या अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा किया गया था। अर्णोराज चौहान वंश के शासक थे। किसके द्वारा करवाया गया था? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अर्णोराज के बारे में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए पढ़ते हैं अब इसके अगले शासक के बारे में, चौहान वंश के। ठीक है, अर्णोराज के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट शासक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, इनका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम वो है बीसल देव। बीसल देव, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद आ जाएगा। आपने बीसल देव कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, अभी जब हम बात करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। क्या नाम है इनका? बीसल देव, इनका अन्य नाम है विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा तोमर राजवंश, जो कि दिल्ली में शासक करता था, उन्हें परास्त किया गया था। तोमर राजवंश को हराया गया था, तोमर वंश के शासक को हराया था विग्रहराज चतुर्थ ने, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? दिल्ली पर अधिकार किया था इन्होंने। किन्हें हराया था? दिल्ली पर अधिकार करने के लिए तोमर राजवंश के शासक को हराया था। याद रखेंगे, कौन सा राजवंश था? तोमर राजवंश था। विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव की मैं बात कर रही हूं, इनके द्वारा एक कृति की रचना की गई थी। नाम था उसका हरिकेल। हरिकेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हरिकेल किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन है राइटर? तो आपके बीसल देव हैं, विग्रहराज चतुर्थ, दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, दोनों ही याद रखेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम है, बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? आपने एक मस्जिद का नाम सुना होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा, तो एक मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। इससे पहले थोड़ा सा हरिकेल के बारे में बता दूं दोस्तों, और एक और फैक्ट, हरिकेल क्या है? ये कृति है और एक ये संस्कृत नाटक है। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया क्या है? नाटक है ये।
इतना याद रखिएगा, ठीक है। आइए अढ़ाई दिन के झोपड़े पे आ जाते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मस्जिद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। किसने करवाया था? ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों ये 2.5 दिन में निर्मित हुई थी, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। क्या है? ये एक मस्जिद है दोस्तों। इस मस्जिद की दीवारों पर हरिकेल इस संस्कृत नाटक के वाक्य लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, मिले हैं। अढ़ाई दिन के झोपड़ा इस मस्जिद की दीवारों पर कौन से हरिकेल, ये क्या है? एक संस्कृत नाटक है, इनके वाक्य दीवारों पर लिखे हुए मिले हैं। क्यों मिले हैं? इसके पीछे एक हिस्ट्री है दोस्तों। इसलिए मिले हैं क्योंकि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है दोस्तों, ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ये पहले था एक संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय का नाम था सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? सरस्वती कंठाभरण। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सरस्वती कंठाभरण इस विद्यालय का नाम था। और जब यह संस्कृत विद्यालय था, उसी समय संस्कृत नाटक हरिकेल के वाक्यों को इस विद्यालय की दीवारों पर लिखा गया था। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जब कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह इनका शासन होता है, तो इस विद्यालय को तोड़ दिया जाता है और तोड़कर इसे एक मस्जिद का रूप दिया जाता है। और उसके बाद में इसका नाम सरस्वती कंठाभरण से हटाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जो इसकी दीवारें निर्मित थी, वहां पर हरिकेल इस संस्कृत नाटक के वाक्य अभी भी लिखे हुए हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। हरिकेल किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखी गई रचना है, या किसके द्वारा लिखी गई कृति है, या किसके द्वारा लिखा गया संस्कृत नाटक है? तो बीसल देव, जो कि चौहान वंश के शासक थे, इनका फेमस नाम क्या था? विग्रहराज चतुर्थ। बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ रहे थे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, जो कि चौहान वंश के शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ, इनका एक अन्य नाम है बीसल देव। इन्होंने तोमर राजवंश के शासकों को हराया था और दिल्ली पर अधिकार किया था। साथ ही साथ इन्होंने एक कृति की रचना की थी, नाम है हरिकेल, काफी फेमस है। ये एक संस्कृत नाटक है। किसके द्वारा रचना की गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचना की गई थी, अर्थात बीसल देव के द्वारा रचना की गई थी। दोस्तों एक झोपड़े की यहाँ पे बात की, एक मस्जिद की बात की हमने। मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इस मस्जिद की दीवारों पर हमें संस्कृत नाटक हरिकेल के वाक्यों की रचना या वाक्य हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या इतिहास रहा? तो दोस्तों ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था, ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में इसका निर्माण करवाया इस मस्जिद का। इसको नाम दे दिया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। संस्कृत विद्यालय का नाम याद रखेंगे, सरस्वती कंठाभरण। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में इतने ही फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इनके माता पिता का नाम लिखेंगे दोस्तों। इनके पिता थे सोमेश्वर नाम था उनका। माता कर्पूरी देवी, ठीक है, कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। पृथ्वीराज तृतीय काफ़ी छोटे थे, अवयस्क थे दोस्तों, तभी उनके पिता की डेथ हो जाती है, उनके पिता मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अवयस्क अवस्था में ही उनकी संरक्षक उनकी माता बनती है कर्पूरी देवी, और यही अस्थायी रूप से शासन को संभालती है। जब तक ये काफ़ी छोटे थे तब, है ना, वयस्क हो गए थे फिर इन्होंने गद्दी संभाल ली थी। तो अवयस्क
अवस्था में इनकी माता ही इनकी संरक्षिका थी, रक्षिका थी, क्योंकि इनके पिता की डेथ हो जाती है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने जब गढ़वाल वंश पढ़ा था दोस्तों, उसमें मैंने आपको एक राजा के बारे में बताया था, एक शासक के बारे में बताया था, नाम था उनका जयचंद। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयचंद के बारे में। गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद। जयचंद के बारे में थोड़ा सा ये कि एक काव्य की रचना की थी इन्होंने, काव्य का नाम था हम्मीर काव्य। ठीक है, ये रचना किसके द्वारा की गई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी। गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के द्वारा की गई थी। हम्मीर काव्य में चौहान वंश के इतिहास व परंपराओं का वर्णन है, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चौहान वंश के इतिहास व परंपराओं का वर्णन, इन्होंने लिखा था चौहान वंश के बारे में। दोस्तों, जयचंद की एक पुत्री थी, उनका नाम था संयोगिता। संयोगिता का प्रेम प्रसंग चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के साथ में चलता है। काफ़ी फेमस कथाएं, काफ़ी फेमस धारावाहिक इन पर बने हैं। ये कथाएं काफ़ी फेमस है, पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के प्रेम प्रसंग के बारे में। तो इनका प्रेम प्रसंग किसके साथ होता है, पृथ्वीराज। देखिए, हम पूरी स्टोरी समझते हैं दोस्तों, ये आएगा आपको समझ में कि मैं ये पॉइंट यहाँ पर क्यों बता रही हूँ। संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय के साथ में इनका प्रेम प्रसंग चलता है। चूँकि संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, जयचंद को क्या आता है, गुस्सा आता है, एज इट इज़ जो होता है हमेशा, वैसे ही जयचंद को गुस्सा आता है और जयचंद बन जाते हैं इनडायरेक्टली पृथ्वीराज तृतीय के दुश्मन। क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। मे भी पॉसिबल ये रीज़न कोई अन्य रीज़न भी रहा होगा, पर यहाँ पर ये कारण देखने को मिलता है। कोई और भी वजह हो सकती है, पृथ्वीराज तृतीय काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, हो सकता है जयचंद को जलन होती हो, या फिर ये हो सकता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने कभी जयचंद का शासन छीनने की कोशिश की हो, इसीलिए वे दुश्मन बन गए। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा कारण आता है। पृथ्वीराज तृतीय के जयचंद क्या हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, इनसे कटुता हो जाती है जयचंद की। अब ये इतना आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अभी हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में। जयचंद जिन्होंने हम्मीर काव्य लिखा था, ये भी याद रखेंगे, कृति पूछी जा सकती है हम्मीर काव्य के रचनाकार कौन है, तो हम्मीर काव्य के रचनाकार जयचंद है। हम्मीर काव्य में किनके बारे में वर्णन किया गया है, किस डायनेस्टी के बारे में वर्णन किया गया है, तो चौहान वंश के इतिहास व परंपराओं का वर्णन किया गया है हम्मीर काव्य में। जयचंद की पुत्री संयोगिता होती है, जिनका प्रेम प्रसंग चलता है पृथ्वीराज तृतीय के साथ में। इतना नोट डाउन कर लिया दोस्तों, और इसके तहत इनकी थोड़ी सी कटुता हो जाती है। ये चीज़ भी आप लिख लेंगे नोट्स में, ताकि चीज़ें याद रहें। आइए अब थोड़ा सा युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 और 1184 में 2 युद्ध लड़े थे। 1182 में इनका युद्ध चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ में होता है, परमर्दी देव। ठीक है, जिनमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और परमर्दी देव क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। पहला युद्ध 1182 में, ठीक है, जब ये अवयस्क ही थे दोस्तों। 1184 में एक युद्ध होता है इनका चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश की कौन सी शाखा, जो कि अनिलवाड़ा शाखा है, सोलंकी शाखा है, गुजरात में जहाँ जिनका शासन हुआ करता था चालुक्य वंश का, सोलंकी शाखा। याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय। ठीक है, कब हुआ, 1182 ईस्वी में और 1184 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ में पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होता है, जिसमें परमर्दी देव हार जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं। 1184 में चालुक्य वंश की सोलंकी शाखा के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ में भी पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं और भीम द्वितीय हार जाते हैं। ये 2 युद्ध हुए थे
पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कब कब हुए थे? 1182 ईस्वी में और दूसरा 1184 ईस्वी में। एक और पॉइंट नोट डाउन करेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। दोस्तों, इनके राजवंश में कई विद्वान निवास करते थे, उन विद्वानों का नाम लिखेंगे। इनके दरबार में रहा करते थे, तो कौन कौन से थे? जयानक भट्ट, चंदबरदाई, विश्वरूप, विद्यापति गोड़। ठीक है, ये विद्वान रहा करते थे, जिसमें आपको पता होगा जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था। वहीं चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। थोड़े एक जैसे नाम है, तो थोड़ा याद रखेंगे दोस्तों। जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय और चंदबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। रासो दोनों ही ऐतिहासिक ग्रंथों में चौहान वंश के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। चौहान वंश के बारे में बताया गया है, विशेषकर पृथ्वीराज तृतीय के शासन के बारे में बताया गया है, दोनों ही ग्रंथों में। ठीक है, दोनों ही रचनाओं में, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो में। तो ये विद्वान रहा करते थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में। आइए अब हम पुनः जयचंद वाली बात पर आ जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट युद्ध और लड़े गए थे विदेशी शासक मोहम्मद गोरी के साथ में। पृथ्वीराज तृतीय कब कब लड़े गए थे? एक लड़ा गया था आपका 1191 में और एक लड़ा गया था 1192 में। किसके साथ में हुआ था पृथ्वीराज तृतीय का ये युद्ध? तो मोहम्मद गोरी के साथ में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी। 1192, एक साल बाद फिर से हुआ ये युद्ध, मतलब 2 बार हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना टाइम लेकर इसे समझा रही हूँ दोस्तों। जयचंद से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी का साथ दिया था जयचंद ने। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। ये मोहम्मद गोरी को हरा भी सकते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इसीलिए यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है 1192 वाले युद्ध में। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है इसमें, और मोहम्मद गोरी की हार होती है, परास्त हो जाते हैं। लेकिन 1192 में जो युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी विजय हो जाते हैं। इसमें काफ़ी फेमस युद्ध है दोस्तों। इस युद्धों को तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1191 में हुए युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध। और 1192 में होने वाले युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। दोनों ही तराइन में हुए थे। ठीक है, तराइन द्वितीय युद्ध। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौहान वंश के मैक्सिमम क्वेश्चन इस युद्ध के बारे में पूछे गए हैं, पता भी होना चाहिए। पृथ्वीराज तृतीय अपने शासनकाल में विदेशी शासक मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध करते हैं। 2 युद्ध होते हैं। कब कब होते हैं? 1191 में, 1192 में। ये युद्धों का नाम क्या है? तो तराइन का युद्ध। 1191 में होने वाले युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन फर्स्ट कहा जाता है। 1192 में होने वाले युद्ध को तराइन द्वितीय कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होने वाला तराइन का प्रथम युद्ध, जिसका परिणाम क्या होता है? पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। ये परिणाम होता है। काफी ऐतिहासिक युद्ध दोस्तों। इसके बाद में ही भारत का जो इतिहास है काफ़ी परिवर्तित हो जाएगा। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अचानक से ये कैसे परिवर्तित हो जाता है।
जब हम मध्यकालीन मिडाइवल इंडिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। ये सारी चीज़ें थी चौहान वंश के बारे में। कुछ और डायनेस्टीज बची हुई है हमारे राजपूत वंश के बारे में, सीमावर्ती मैक्सिमम डायनेस्टीज अभी बची हुई है, अभी तो ये स्टार्ट ही किया है हमने। तो ये कंडीशंस थी चौहान वंश के बारे में, ये सारी फैक्ट थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तराइन का युद्ध, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सन भी याद रखेंगे, किनके मध्य हुआ था ये भी याद रखेंगे, परिणाम भी याद रखेंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।